हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लिंक। आई एम अनीशा। आज हम सेल बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस 1 to 40 हम वीडियो 1 और वीडियो 2 में कर चुके हैं। हम ये यूनिट वाइज करेंगे और बायोलॉजी वाला जो पार्ट है वो DSSS TGT नेचुरल साइंस की तो है ही, PGT बायोलॉजी HSET और MSc लाइफ साइंस एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बायोलॉजी करें ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हम यूनिट वाइज करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, अ जीनोफोर और न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ। देखिए न्यूक्लियोइड क्या होता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे बीच में बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। इसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही सेंटर में बिखरा हुआ होता है। तो जो रीजन होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड के अंदर आरएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो होता है, और हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन नहीं होते, हिस्टोन हमारे यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 है हिस्टोन एंड आरएनए, तो हिस्टोन तो नहीं होते, तो ये ऑप्शन। ऑप्शन 3, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत एक आधे ऑर्गेनिज्म में, और अगर हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑब्टेन करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। फोर्थ है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, तो हिस्टोन तो होते नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सेकंड, अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, 46 मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, सभी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ऐसे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 पर मूव करते हैं। Which of the following statements are true about eukaryotes? Option 1, they are cells with a nucleus. बिल्कुल यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन 2, they are found both in humans and multicellular organisms, ये भी ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ये भी ठीक है। दे हैव केमिकली कम्प्लेक्स सेल वॉल। देखो सेल वॉल प्लांट सेल्स में होती है जो कि यूकैरियोट्स है, लेकिन एनिमल सेल्स भी तो यूकैरियोट्स हैं, उनमें सेल वॉल तो नहीं होती। इसलिए सेल वॉल को हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ यूकैरियोट्स में है, सब में नहीं है। इसको हम एज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक काउंट करते हैं। तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमारे करेक्ट ऑप्शंस है, डी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। देखो जो सेल होता है हमारा, उसके अंदर कुछ भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो, तो लाइसोसोम्स उस पार्ट को डाइजेस्ट कर जाता है जहाँ पे भी इन्फेक्शन फैल रहा है। अगर पूरे सेल में इन्फेक्शन है तो लाइसोसोम पूरे सेल को ही अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी सिंथेसिस में काम करता है। क्रोमेटिन हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ऑप्शन 3 दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वो होते हैं जो एंजाइम्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं या कुछ भी हार्मफुल चीज हमारे सेल में आती है उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाता है ताकि सेल को हार्म ना पहुंचे। तो लाइसोसोम इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। सेल सैप इज अ। सेल सैप क्या होता है, देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेल्स होते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस भी इसी के अंदर होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये पर्पल ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक हमारा वैक्यूल होता है। वैक्यूल की बाउंड्री को पता है टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल के अंदर जो सब्सटेंस होता है ना
उसको हम सेल सैप बोलते हैं। और सेल सैप नॉन लिविंग होता है, डेड पार्ट होता है ये। तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। सेल सैप इज अ लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग होते तो ऑप्शन गलत हो गया। नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द वैक्यूल, ये ठीक ऑप्शन है बिल्कुल, वैक्यूल के अंदर होता है और नॉन लिविंग कंटेंट होता है। ऑप्शन 3 नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का तो होगा नहीं क्योंकि वैक्यूल के अंदर है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म मिलता है ना, तो उसका पार्ट तो वैक्यूल है, लेकिन सेल सैप वैक्यूल के अंदर है तो उसका पार्ट है सेल सैप। ऐसे इस लिविंग कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी गलत है, तो नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not considered as a part of the endomembrane system? जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो एक सेल के अंदर चार चीजों, चार ऑर्गेनेल्स को मिला के बनता है। कौन कौन से हैं वो चार, देखते हैं। एक तो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सेकेंड है जो गोल्जी अपरेटस, थर्ड वैक्यूल और फोर्थ लाइजोसोम। इन चारों को मिला के हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following is not considered as a part of the endomembrane system? वैक्यूल है, लाइसोसोम्स भी हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? अब पेरोक्सिसोम्स जैसे हमारे सेल के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका ब्रेक डाउन करवाते हैं पेरोक्सिसोम्स। इनके ब्रेक डाउन के लिए पेरोक्सिसोम्स की प्रेजेंस जरूरी है, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्ट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, क्या सिंथेसाइज करता है, फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ना, तो थोड़ी बहुत उसकी प्रोसेसिंग भी कर देता है। वैसे तो हमें पता है पैकिंग और प्रोसेसिंग सब गोल्जी अपरेटस करता है, बट थोड़ी सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर देता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में आए तो इस पर भी टिक किया जा सकता है अगर और ऑप्शंस नहीं है तो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ग्लूकोज, स्टार्च, लिपिड्स, so proteins is our correct answer. Let's move to next question. Question 47. One of the following is not a double membranous structure. Double membranous structure, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये चारों हमारे सेल की ऑर्गेनेल्स है, हमें पता है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। ये सेल है, सेल में हमें पता है ये जो आउटर कवरिंग है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरी येलो कलर की कवरिंग है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है ना, इनकी भी मेम्ब्रेन होती है, इनकी भी कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है। कई ऑर्गेनेल्स में क्या ये मेम्ब्रेन डबल होती है और कईयों में सिंगल होती है और कईयों में होती ही नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कौन सी ऑर्गेनेल्स में जो मेम्ब्रेन है वो डबल है, कौन से में सिंगल है, कौन से में एब्सेंट है। ये देखो, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने बताया था वैक्यूल आता है, गोल्जी अपरेटस आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम्स, ये सब, इन सब में सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही पेरोक्सिसोम्स जो मैंने अभी बताया था, फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं, अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं, इनकी भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब जो न्यूक्लियस है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है,
इन तीनों में डबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों की जो कवरिंग होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। अब राइबोसोम्स में कोई कवरिंग ही नहीं होती, इनके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। ऐसे ही सेल वॉल के पास खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोस्केलेटन की भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब साइटोस्केलेटन होता क्या है, राइबोसोम्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम देखेंगे, साइटोस्केलेटन पर भी आएंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, हमने अभी देखा, क्लोरोप्लास्ट भी है, न्यूक्लियस भी है। एक वैक्यूल हमारा एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का पार्ट है, वो सिंगल मेम्ब्रेनस था। तो ऑप्शन 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। Modification of proteins and lipids as glycopeptides and lipoproteins occur in हमें पता सेल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन का काम हो या पैकेजिंग का काम हो, वो कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक है, को कहीं भी प्रोसेसिंग, लिपिड्स की प्रोसेसिंग होनी हो, पैकेजिंग होनी हो, या फिर प्रोटीन्स को पैकेज करके सेल के अंदर यूज करना हो या सेल से बाहर भेजना हो, तो उस सब की पैकिंग और प्रोसेसिंग कौन करेगा, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन। राइबोसोम्स हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस भी आगे पढ़ेंगे, तीन फंक्शंस है इसके। राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन को मिला के बनते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन, आरएनए, डीएनए तो हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम्स जो है वो एक तो प्रोटीन को मिला के बनते हैं और एक आरएनए को। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 50. Detoxification of harmful drugs is the function of। तो क्या होता है, कोई पर्सन अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, ठीक है, हमारे सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो अल्कोहल का इंटेक किया ना, ताकि वो बॉडी को हार्म ना करे अल्कोहल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस अल्कोहल के इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर देगा, मतलब उसका टॉक्सिफिकेशन कम कर देगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कोई पर्सन कुछ दिन तक एक पर्टिकुलर अमाउंट में अल्कोहल इंटेक करता है, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है ना उसके अल्कोहल इंटेक की, उससे उसको कोई असर ही नहीं होगा। वो उसको असर कब होगा, जब वो और ज्यादा अल्कोहल इंटेक करेगा। क्यों, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको रोज उतनी अल्कोहल मिल रही है, वो उसको डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देगा, तो अल्कोहल का बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अब जैसे ही उसने अल्कोहल का इंटेक एक्स्ट्रा किया, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट लगा उसको अल्कोहल पीने का, ठीक है, तो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने लग जाएगी, फिर वो उसको भी डिटॉक्सिफाई करने लग जाएगा। हम कहते हैं ना अल्कोहल पीने की रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई है उसकी, तो वो ऐसे बढ़ती है। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कुछ टाइम बाद हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना एक्टिवेट हो जाता है कि जब हम वैसे ड्रग्स ले रहे हैं ना जो ज़रूरी है हमारे लिए, हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी किसी भी डिजीज के लिए कोई भी ड्रग ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो उसको भी डिटॉक्सिफाई कर देती है, तो हमारे ऊपर कोई मेडिसिन काम ही नहीं करती, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको भी डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो कोई भी डिजीज हो जाए उसका क्योर ही नहीं कर पाएंगे हम तो। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक बार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है उसका चार्ट देख लेते हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया था और थोड़ा बहुत प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का प्रोडक्शन करता है। एक तो लिपिड हमारा जो भी फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल्स रिलीज करती है बॉडी, या वैक्स, ईयर वैक्स जैसे, या जो भी हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो सब कुछ लिपिड्स ही होते हैं वो, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट करता है। सेकेंड, SER कैल्शियम को स्टोर करता है। थर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स तो अभी देख लिया। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Microtubules consist of the helically stacked molecules of the protein. माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना जो, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन का पार्ट है। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक बार सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सेल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम है सेल के अंदर, माइक्रोफिलामेंट है। ये सब क्या है, ये साइटोस्केलेटन के पार्ट हैं। ये सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। अब सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो ये साइटोस्केलेटन ही सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देख ले मेन 3 पार्ट्स कौन से होते हैं। एक मिनट, cytoskeleton. It is a structure that helps cell maintain their shape and integral organization. साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स। ये फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया था मैंने, फिलामेंटस प्रोटीन्स से बने होते हैं ये। All cytoskeleton consist of 3 major classes of elements: microtubules, microfilaments and intermediate filaments. अब microtubules किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। इसको हम जनरली याद कर सकते हैं ट्यूब्यूल से ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, ये एक्टिन प्रोटीन से बनी होती है। और इंटरमीडिएट जो है केराटिन। देखो इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं नीचे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है और ये बना कैसे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये। ऐसे ही माइक्रोफिलामेंट्स ये है, यहाँ पे ये एक्टिन प्रोटीन होता है। ये जो छोटी छोटी ग्रीन बॉल्स दिख रही है ना, ये एक्टिन प्रोटीन को मिला मिला के बनता है। और ऐसे ही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यहाँ जो कैराटिन प्रोटीन होते हैं ना, वो एक दूसरे कॉयल हो जाते हैं एक साथ और उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये जो साइटोस्केलेटन की जो पार्ट्स हैं, यही हमारे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, खास करके एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हेलिकली स्टेक मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन। ट्यूब्यूल्स का मैंने बताया था ना, ट्यूब्यूल से याद करना ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की थी, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन की थी। तो एक्टिन प्रोटीन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एक्टिन प्रोटीन इज आवर करेक्ट आंसर। और कैराटीन से कौन सी बनी थी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलरली असेंबल्ड एंड डिसअसेंबल्ड ड्यूरिंग द सेल साइकिल। जो हमारा साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना, वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। कैसे? जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो उसमें एक एनाफेज आता है, जैसे ये जैसे ये हमारा है एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, इसमें जो ये है ना, ये और ये एक क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है। हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड। तो एम फेज जो कि डिवीजन फेज होता है, जिसमें सेल डिवाइड करता है, उसमें एक फेज आता है एनाफेज। माइटोसिस में से डिवाइड करे चाहे मियोसिस से, दोनों में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा ये जो क्रोमोसोम है ये बीच में से डिवाइड कर जाएगा। ये होता कैसे है? अब जैसे ये एक क्रोमेटिड इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं, ये जो क्रोमोसोम था ना, ये बीच में था। अब इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड इसमें चली गई, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर। यहाँ पे ना हमारे एक स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये सेंट्रोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम में से माइक्रोट्यूब्यूल निकल कर आती है। जो आपको थ्रेड्स दिख रही है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये थ्रेड्स निकल के आती हैं। ये क्रोमोसोम के यहाँ पे एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। निकल के कहाँ से आती है? सेंट्रोसोम से। अटैच कहाँ पे आके करती है? सेंट्रियोल पर। ऐसे ये जैसे ये सेंट्रोसोम है ना, यहाँ से निकल कर आएगी और सेंट्रियोल से अटैच कर जाएगी और एक सिस्टर क्रोमेटिड अपनी तरफ खींच लेगी यहाँ ऐसे। और इधर वाला जो सेंट्रोसोम है वो माइक्रोट्यूबुलिन निकाल के जो दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे। और ये फिर जो है यहाँ बीच से डिवाइड कर जाता है और एक सेल के 2 सेल बन जाते हैं। मतलब 2 सेल में जेनेटिक मटेरियल चला जाता है हमारा, ठीक है। तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम इतनी देर से माइक्रोट्यूब्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल वॉल के फंक्शंस देख रहे हैं हम। बिल्कुल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स में, हम देखते हैं। मेंटेन सेल शेप, सेल की शेप को नहीं बिगड़ने देता। प्रिवेंट्स एक्सपेंशन ऑफ द सेल, अगर ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है, ज़्यादा पानी आ जाता है सेल के अंदर, तो उसको बर्स्ट नहीं होने देता। बर्स्ट क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो पूरा एक्सपेंड ही नहीं होने देता, उसको एक जगह रोक लेता है। तो इसलिए प्लांट सेल वॉल प्रिवेंट्स एक्सपेंशन ऑफ द सेल। तो हमारे तीनों ऑप्शंस ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Smooth endoplasmic reticulum is abundant in the cells that are involved in। हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखे थे। लिपिड मेटाबॉलिज्म था, स्टोर्स कैल्शियम, और थर्ड जो हमारा पार्ट था दैट वाज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। कैल्शियम को तो स्टोर करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डाई इंजेक्टेड इनटू अ प्लांट सेल माइट बी एबल टू एंटर इन एडजेसेंट सेल थ्रू अ। हमारे जो सेल्स होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में मतलब जैसे एक साथ जो सेल्स हैं, एक सेल यहाँ पर है एक सेल यहाँ पर है, तो ये ऐसे मिले हुए होते हैं। तो एक सेल से लेके दूसरे सेल के बीच में जो सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? ये इंटरजंक्शन, इंटरसेल्युलर जंक्शंस बोलते हैं इनको। एक सेल और 2 सेल के बीच की जंक्शन, मतलब मिलते कैसे हैं।
तो प्लांट सेल्स में अलग होता है, एनिमल सेल्स में अलग होता है। फिलहाल हमसे प्लांट सेल का पूछा गया है, प्लांट सेल। एक बार प्लांट और एनिमल सेल दोनों की जंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या होती है। देखिए प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। दो सेल्स हैं प्लांट सेल के, एक ये है सेल और एक ये है। अब जो ग्रीन कलर का है ये इसकी सेल वॉल है, इस वाले सेल की, इधर वाले सेल की ये ग्रीन सेल वॉल है। ये दोनों जो सेल वॉल है इनके बीच में स्पेस होता है सब्सटेंस के ट्रेवल करने के लिए। ये जो स्पेस होता है ना दो सेल्स की सेल वॉल्स के बीच में, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अब एनिमल सेल्स में देखते हैं। एनिमल सेल्स में 3 तरह की जंक्शन दिखा रखी हैं, टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस। एक बार ट्राई करते हैं, जूम आउट हो जाए। हाँ देखो, ये टाइट जंक्शन है, इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। एनिमल सेल्स है ना, इसमें सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ये ऐसे, ये जो दूसरे वाली दिख रही है। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे बाइंड कर देती है और एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफर होता है सब्सटेंसेस का वो इनके थ्रू हो जाता है। ठीक है, ये हमारे दिख रहे होंगे इंट्रासेल्युलर स्पीसीज है, जो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे जा रही है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। इसको हम टाइट जंक्शन बोलते हैं। उसके बाद डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स में भी यही होता है, इसमें प्रोटीन की वही जंक्शंस बनी हुई होती है। कैसे, एक ये मॉलिक्यूल इधर, एक ये इधर, और ये इंटरमीडिएट ये जो दिख रहे हैं ना ये फिलामेंट्स है। ठीक है, ये फिलामेंट्स है। ये फिलामेंट्स एक दूसरे से अटैच होके पाथ बना लेते हैं और ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब इस सेल से इस सेल में सब्सटेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम एक बारी थर्ड जंक्शन और देख लेते हैं, वो है गैप जंक्शन। मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ये जो दिख रहा है टाइट जंक्शन की तरह ही लगता है यहाँ, ये ऐसे। ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये दोनों सेल्स में इन्होंने पाथ बना लिया है। ठीक है, ये भी ये कनेक्शंस होते हैं उनसे बने होते हैं और जो सेल्स के गैप है उसको कवर कर लेते हैं। ये ना एक्चुअली हम जो गैप जंक्शन को बोलते हैं ना, हम इसको कंपेयर करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से और हम कहते हैं जस्ट प्लाज्मोडेस्माटा की तरह ही काम करता है। ठीक है, कनेक्शन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इंटरसेल्युलर जंक्शंस क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। Dye injected into a plant cell might be able to enter an adjacent cell through। देखो ये प्लांट सेल में तो एक ही जंक्शन थी एंड दैट वाज प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है प्लाज्मोडेस्माटा इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी हम तीनों जंक्शंस देख चुके हैं, ये तो माइक्रोट्यूब्यूल है, बाकी टाइट जंक्शन और डेस्मोसोम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Question 56. Adjacent plant cells are cemented together by। देखो यहाँ पे हम देखते हैं दो प्लांट सेल्स कैसे जुड़े होते हैं। उसमें था कि एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में सब्सटेंस कैसे ट्रेवल करते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन है कि एक सेल ऐसे है एक सेल ऐसे, जुड़े कैसे हुए। ठीक है, एक ये प्लांट सेल है, एक ये प्लांट सेल है। हमें पता है प्लांट सेल के सबसे आउटर जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है।
एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक सेल है ना अंदर, ये जो हमारी ये दिख रही है, ये वाला पार्ट, एक सेकंड में कर्सर ले आती हूँ। ये सॉरी हाँ, ये जो ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद ये जो बीच में ग्रे कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रे, ये ये हमारा मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला और ये इसकी सेल वॉल, ये जो ग्रे वाली है ये इस वाले सेल की सेल वॉल है। तो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी, ऐसे ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, और इन दोनों के बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो सेल्स हमने देखा किससे कनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो वो बताया था ना मैंने अभी, सॉरी, ये जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ग्रे कलर में, ये सेल वॉल है। इसकी ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये मिडल लैमेला है, मैंने गलती से प्लाज्मोडेस्माटा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये मिडल लैमेला है जो ग्रे कलर का है। प्लाज्मोडेस्माटा तो ये है, ये जो स्पेस दिख रहा है ना एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, सब्सटेंसेस के लिए। जो सेल कनेक्टेड किस चीज से है, मिडल लैमेला से, ये जो ग्रे कलर है इससे कनेक्टेड है। तो हर दो प्लांट सेल्स के बीच में, हर सेल के बीच में ये मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है। हमारा क्वेश्चन यही है, एडजेसेंट प्लांट सेल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय देयर प्राइमरी वॉल्स। देखो प्राइमरी वॉल तो ये होगी, इससे तो कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में तो मिडल लैमेला आ रहा है। सेकेंडरी वॉल्स हमारी ये यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे हम, ये मिडल लैमेला के बाहर वाली जो वॉल्स हैं, ये भी नहीं है। तो मिडल लैमेला जो है हमारा, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Question 57. What is the microscope's ability to distinguish two objects that are close together? को जैसे हम सेल देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, आपने देखा होगा, साइंस स्टूडेंट तो देखा ही होगा। तो उसके अंदर सेल के अंदर जो हम उसका सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा लो, ऑब्जर्व करना चाहते हैं हम, कोई और ऑर्गेनेल के ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो बहुत कंजस्टेड सा दिख रहा है हमें, लेकिन हम एक एक चीज क्लियर देखना चाहते हैं। तो उसको क्लियर देखने के लिए माइक्रोस्कोप, हमारा जो डिवाइस होता है उसमें अलग अलग वो होते हैं, व्हील देखे होंगे आपने, उसको मूव करते हैं तो कभी वो जो उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो अच्छी हो जाती है, कई बार कंट्रास्ट बढ़ जाता है, कई बारी मैग्निफिकेशन ज्यादा मतलब बड़ा दिखता है एकदम से। तो उसमें से वो कौन सी पावर होती है जिससे कि क्लियर दिखता है, दैट इज आवर रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, रिजॉल्विंग पावर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 58. हाइड्रोजन peroxide degradation in a cell is a function of। मैंने ये बताया था हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पेरोक्सिसोम्स होते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं। एक पेरोक्सिसोम्स की एक और फॉर्म होती है, वो होते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। जो ग्लाइऑक्सिसोम्स है ना वो करते हैं पर्टिकुलरली फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन तो करते ही है, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा पेरोक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स ही पेरोक्सिसोम्स की एक टाइप। राइबोसोम्स, हम और ऑप्शन देख लेते हैं। राइबोसोम्स हमें पता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी सिंथेसिस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59. राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द। राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, ठीक है,
राइबोसोम्स ना हमारा सेल होता है जो, उसके अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। एक बार देखते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये रहा न्यूक्लियस, ये देख रहा ना न्यूक्लियस, सॉरी ये न्यूक्लियस, ये जो पर्पल कलर का ये सर्कल दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन ही राइबोसोम्स को बनाना होता है, तो हमारे यहाँ बनते हैं राइबोसोम्स। Ribosomes are constructed in the nucleolus. ऑप्शन नंबर 3। देखो, एक न्यूक्लियोइड होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है, एक न्यूक्लियर पोर होता है, तो इन सब में कंफ्यूज मत होना। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं ये भी साथ के साथ। न्यूक्लियस क्या क्या होता है? यूकैरियोट सेल्स हैं, ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में जहाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, उसकी एक मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बोलते हैं जिसको। तो दैट इज आवर न्यूक्लियस, इसके अंदर हमारा डीएनए दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस तो हमारा यूकैरियोट्स के अंदर था। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, वो हमारा जो रीजन होता है ना जहाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब आता है न्यूक्लियर पोर क्या होता है। न्यूक्लियर पोर, जैसे न्यूक्लियस है ना हमारा, सॉरी ये न्यूक्लियोलस था, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से बाहर सब्सटेंस जाने के लिए, जैसे हमारा ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस अगर राइबोसोम्स बनाता है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस अगर राइबोसोम्स बनाता है, वो यहाँ से जाएंगे, उसको बाहर भी तो जाना है सेल से, तो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जहाँ से सब्सटेंस न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है, तो न्यूक्लियर पोर ये होता है। न्यूक्लियोलस हमें पता है, ये पूरा अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैंने आई थिंक सेल बता दिया, न्यूक्लियो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हैवी, मतलब बड़ी वीडियो हुई है आज। Question number 60. Which of the following is an exception to the cell theory? बैक्टीरिया, सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी ये होती है कि सेल सारे सारे सेल लिविंग होते हैं, और लिविंग सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, सेल डिवाइड करते हैं, हमारे जो नए सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, ये है हमारी सेल थ्योरी। तो अब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, डिवाइड करते हैं, लिविंग, ये सब करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ सेल थ्योरी के अंडर आती है क्या नहीं। तो हमें पता है बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज हैं, तो हमारा सेल थ्योरी के अंदर एक्सेप्टेड है। प्रोटिस्ट जो है वो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज वो भी फॉलो करते हैं, और प्रोटोसोम्स भी, इनमें भी वही सब प्रॉपर्टीज हैं। जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। वायरस क्या होता है? सिर्फ एक आरएनए होता है, और वायरस खुद से डिवाइड भी नहीं कर सकता, तो हम वायरस को एक सेल कंसीडर हम नहीं करते, इसको बस एक फॉरेन मटेरियल कंसीडर करते हैं हम वायरस को। तो ये सेल थ्योरी के लिए एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 61 से आगे हम फोर्थ पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, ओके, थैंक यू।